नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जहां पर मैं लाऊंगा लेटेस्ट न्यूज इस चैनल के बारे में। और इस वीडियो को करो लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17 के साथ। अब हम पहले सीन में अलारिक को देखते हैं, जो शायद हॉस्पिटल के अंदर था और सीटी स्कैन के लिए जा रहा था। वहीं हम देखते हैं कि डॉक्टर फेल और अलीना एक साथ खड़े होकर उसकी रिपोर्ट देखने के लिए रेडी थे। और तभी अलीना पूछती है कि आप उसकी हेल्प करना कैसे चाहती हैं, और क्या सीटी स्कैन हेल्प करेगा किसी ट्यूमर या किसी चीज को फाइंड करने के लिए फिजिकली, और आपको कैसे पता चला इसके बारे में। तभी डॉक्टर फेल बोलती है कि वो अलारिक की हेल्प करना चाहती है और वो पता करना चाहती है कि प्रॉब्लम क्या है उसके साथ। फिजिकली अगर कोई चीज पता चल सके तो जरूर पता लगाना चाहेगी। ऊपर से वो इसकी हेल्प क्यों कर रही है, क्योंकि जब से अलारिक ने अपनी रिंग के बारे में बताया था तो उसे याद आ गया कि उसकी दादी ने इसके बारे में उसे बता रखा था कि एक गिलबर्ट फैमिली में एक रिंग है जिसको पहनने से आप सुपरनेचुरल डेथ से तो बच जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद आप एक तरह से खूनी कातिल बन जाते हो और तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं चलता। तभी वो उसकी हेल्प करना चाहती है। ऊपर से वो एक डॉक्टर है तो दूसरों की हेल्प तो जरूर करना चाहेगी, और वो रिक को थोड़ा पसंद भी करती है इसलिए। और ये देखने के बाद अलीना थोड़ी स्माइल करती है। और फिर हम देखते हैं अलारिक को, जो सीटी स्कैन मशीन के अंदर था। वहीं पर उसे एक मिरर ऊपर दिखता है जिसमें अपना फेस देखता है और देखता है कि उसके एक्सप्रेशन अपने आप चेंज हो रहे हैं और गुस्से वाले हो रहे हैं। ये देख के वो डर जाता है कि उसका चेहरे के एक्सप्रेशन तो कुछ भी नहीं है और वहां पर मिरर में दूसरे दिख रहे हैं। तभी हम देखते हैं उसकी सांसें फूलने लगती है और उसका घबराने लगता है मन। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर फेल पूछते हैं कि तुम सही तो हो। तभी एकदम देखते हैं कि उसके अंदर जो अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी है वो उसे पोजेस कर लेती है और कहता है अलारिक हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। तभी हम देखते हैं उस सीटी स्कैन के बाद वो बाहर आता है और अलीना से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कोई रिपोर्ट नहीं आने वाली। और अलीना बोलती है हाँ रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं था, तुम बिल्कुल सही हो। और ये कहने के बाद बोलता है कौन ऐसा कर सकता है दूसरों को मारे और खुद को स्टैब कर ले चाकू से, ऐसा थोड़ी ना होता है। और तभी वो रिंग की तरफ देखता है और कहता है शायद हो भी सकता है, ऐसा करो अलीना इस रिंग को तुम ही रख लो। उसी मोमेंट पर अलीना बोलती है ये रिंग बानी के एंसेस्टर्स ने बनाई थी ना, तो मैं बानी से उसको रिवर्स करने की कोशिश करूंगी या फिर पता करने की कोशिश करूंगी ये रिंग करती क्या है। तभी वहां पर डेमन आ जाता है और डेमन को देखने के बाद अलीना एकदम नाराज हो जाती है और वहां से उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है। वहीं हम देखते हैं कि अलारिक की सारी सिचुएशन समझ के कहता है कि मैं अभी चेकआउट करके आता हूँ और मैं अपना पेपर साइन करके आता हूँ, और वहां से चला जाता है। वही हम देखते हैं अलीना वहां से जाने लगती है और उसके पीछे आता है डेमन। और वो डेमन को बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है क्या बस थोड़ी सी बूझ थोड़ी बहुत पार्टी, इसमें गलत क्या है। और ये कहने के बाद बोलता है कि डेमन तुम स्टेफन को ऐसे फीड क्यों करने दोगे एक इनोसेंट लड़की पे, तुम पागल तो नहीं हो। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ हाँ मुझे तो लगा कि तुम बात कर रही हो अलारिक के बारे में, बट मुझे पता है कि तुम स्टेफन के बारे में बात कर रही हो। और ये कहने के बाद अलीना बोलती तुम वहां पर खड़े होकर सब चीजें देख रहे थे कि तुम्हें पता है कि स्टेफन कंट्रोल नहीं कर पाता ब्लड के ऊपर और तुम फिर भी उसको फीड करने दे रहे थे। फिर डेमन बोलता है कि मैंने उसको फीड करते हुए देखा नहीं, मैंने उसको फीड करवाया है। और ये देखने के बाद अलीना बोलती तुम ऐसा कर ही कैसे सकते हो। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि हम वैम्पायर्स हैं, हम ह्यूमन ब्लड पे ही फीड करते हैं, हम कोई पपीज नहीं है, हम वैम्पायर्स हैं, हम प्रेडेटर्स हैं। और तुमको ये बात समझ जानी चाहिए, हमको अपने ब्लड लस्ट पे भी कंट्रोल होनी चाहिए, जो स्टेफन को नहीं है। मैं उसको सिखा रहा हूँ, वो बहुत लंबे टाइम तक ब्लड नहीं पीता और बाद में फिर बिल्कुल साइको होकर रिपर होकर घूमता है। मैं उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तभी अलीना बोलती है मैं भी तो उसे यही सिखा रही थी, वो मेरा डेली थोड़ा थोड़ा ब्लड पी रहा था जिससे वो परफेक्टली धीरे धीरे सही हो रहा था। तभी डेमन बोलता है हाँ वो दिन ना जब वो तुम्हारे साथ प्यार में था, तुम दोनों की दुनिया एकदम ऐसी थी रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स, बट अब वो ऐसा नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना को गुस्सा आता है और कहती है कि तुम सेल्फ कंट्रोल सिखाओगे तुम। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है। अगला सीन हम देखते हैं एबी के घर का, जो बानी की मॉम है। वहीं पर हम देखते हैं कि बानी वेट कर रही थी कैरोलाइन का। वहीं पर कैरोलाइन आती है और एक बड़े से बॉक्स के साथ आती है। वहां पर वो बॉक्स लेके आती है और खोल के बोलती है मैं ब्लड सप्लाई लाई हूँ, हॉस्पिटल में नहीं आई थी। और खुश होते हुए बोलती सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, मेरे फेवरेट भी बी पॉजिटिव। तभी हम देखते हैं बानी ज्यादा खुश नहीं थी। वहीं पर वो अपनी माँ की तरफ देखती है जो गार्डन में खड़ी थी। और ये कहने के बाद कैरोलाइन से बोलती है कि सुबह से वो गार्डन में खड़ी है और कुछ भी नहीं बात कर रही है किसी से भी। तभी हम देखते हैं अपनी माँ के पास जाते हैं और उसकी माँ बोलती है मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहने के बाद वो अंदर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि बानी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है देखने के बाद। और कैरोलाइन बोलती है क्या फील नहीं कर पा रही है वैम्पायर बनकर। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि हम विचेस अर्थ से कनेक्टेड होती है, हम फील कर सकती है प्लांट्स को, नेचर को। और तभी हम देखते हैं कि बानी जमीन पे बैठती है, एक मुरझाए हुए फूल के तरफ हाथ करके स्पेल करती है। तभी हम देखते हैं फूल खिलने लगता है। और ये देख के कैरोलाइन समझती है कि उसकी माँ रियल में एक बहुत पावरफुल विच थी। वही हम देखते हैं दोनों बात करने लगते हैं। और वहीं पर बानी बोलती है वो नहीं जानती कि वो कैसे हेल्प करेगी अपनी मॉम को, क्योंकि अब वो एक विच नहीं है, क्योंकि एक इंसान का विच ही हो सकता है, क्या वैम्पायर हो सकता है। और ये अब उसकी समझ के बाहर है।
अगला सीन हम देखते हैं मिस्टिक फॉल्स का। वहां पर एक ब्रिज बन रहा था और ब्रिज बनने पे मिस लॉकवुड वहां पर आई हुई थी और सबको अप्रिशिएट कर रही थी काम के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वो बात करने लगते हैं रिबेका से। ये देखते हुए डेमन, अलारिक और डॉक्टर फेल वहां पर आते हैं और तभी डेमन बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने देखा है रिबेका हर एक से मिलने जा रही है और पता नहीं कुछ खोजबीन करने की कोशिश कर रही है और मुझे पता करना पड़ेगा वो क्या है। तभी हम देखते हैं कि अलारिक बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है और पता नहीं तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है यार दुनिया तो चलती रहेगी, किसको क्या फर्क पड़ता है कि तुम एक साइकोपैथिक किलर हो क्या नहीं। और ये सुनने के बाद डॉक्टर फेल कहती है तुम्हें कोई इमोशन है कि नहीं है डेमन। और तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाती है मिस लॉकवुड और पूछती है सीधा अलारिक से कि तुम वो बड़ा सा बोर्ड लाए हो पुराने वाला जो हमें लगाना था मिस्टिक फॉल्स का। ये कहने के बाद अलारिक बोलता है वो तो मुझे याद नहीं है और शायद मैं किसी काम में बिजी था इसलिए मैं भूल चुका हूँ, बट कुछ दिनों में ले आऊंगा। और ये कहने के बाद मिस लॉकवुड बोलती है कोई नहीं, बाद में ले आना, जब जहाँ इनॉग्रेशन होगा उस टाइम पे हम लगा देंगे। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि डेमन सीधा देख रहा था एक कोने की तरफ जहां पर खड़ी थी सेज और उसको देखने के बाद उसकी तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अलारिक पूछता है वो कौन है। बोलता है बहुत पुरानी दोस्त है। तभी वहां पर जाता है और सीधा उससे मिलने लगता है। वहीं पर सेज बोलती है डेमन मेरा सबसे हॉट स्टूडेंट। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मेरी हॉटेस्ट टीचर। और तभी हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं। फिर डेमन पूछता है कि तुम यहाँ पर करी क्या रही हो। और ये कहने के बाद बोलते है जैसे यहीं से गुजर रही थी। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मिस्टिक फॉल्स से कोई गुजरता नहीं है, यहाँ किसी काम से ही आता है। तभी रिबेका वहां पर आ जाती है और रिबेका को देखने के बाद वो स्माइल करती है सेज। वहीं पर हम देखते हैं रिबेका बोलती है हाय सेज, क्या यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये कहने के बाद सेज बोलती है कि मैं तो जा ही रही थी बट मुझे पता चला कि फिन वापस आ चुका है और मैं उससे एक बार मिलने आई थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका बोलती है फिन वो तो कब का यहाँ से जा चुका है बिना बताए, शायद वो तुम्हें याद भी नहीं रखता और शायद वो भी तुम्हें भूल गया इतने सालों में। ये कहने के बाद सेज बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि फिन मुझे भूल जाए। और तभी हम देखते हो स्माइल करते हुए रिबेका को जाते हुए देखती है। रिबेका के जाते बोलती है कि मुझे बिच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अलीना चुपचाप गई थी सेल्वाटोर हाउस के अंदर वो किताब लेने के लिए। जैसे वो किताब लेने ऊपर जाती है और किताब लेके वापस आती है तभी उसे दिखता है स्टेफन जो ब्लड पी रहा था ग्लास में डालकर। तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है मुझे लगा घर पे कोई भी नहीं होगा। तभी स्टेफन बोलता है मैं तो बस अभी आया हूँ। ये देखने के बाद बोलती है मुझे बस पढ़नी थी बुक कि मेरे एंसेस्टर जो समैंथा है उसने किसकी उसको मारा और कैसे मारी। और बोलते तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने पढ़ ली है। स्टोरी कुछ ऐसे है जैसे वो रिंग पहनती है, साइकोपैथिक किलर बन गई थी, लोगों को मारने लगती है और एटलीस्ट उसने अपने आप को लास्ट में खुद को ही मार लिया। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और बोलता है अलारिक भी शायद ऐसे ही मर सकता है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं अलीना टेंस हो जाती है और कहती है वो इसके बारे में जरूर कुछ करेगी, अच्छा तुम जो कर रहे हो कंटिन्यू करो, क्योंकि वो ब्लड पी रहा था। और वहां से वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं डेमन और सेज बात करते हुए जा रहे थे जंगलों में। वहीं पर सेज बताती है कि वो फिन की गर्लफ्रेंड थी और फिन ने उसको टर्न किया था वैम्पायर के रूप में और ऊपर से वो उसके साथ रहना चाहती थी, बट हमें पता चला कि क्लाउस ने उसको डैगर कर दिया और तब से वो वेट कर रही है इतने सालों से कि फिन वापस आएगा उसके लिए। और ये सुनने के बाद डेन बोलते तुम इतने सालों से वेट कर रही हो। तभी सेज बोलती है हाँ, क्योंकि वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी और क्लाउस उससे ज्यादा पावरफुल था और वो उसका डैगर खुद नहीं निकाल पा रही थी। और वहीं पर वो कहती है कि क्लाउस और उसकी बहन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखते हैं, इसलिए वो उनसे मिलना भी नहीं चाहती है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है सेम हेयर, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे पर्सनली, और रिबेका तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है कि मुझे एक बात पता चली है, रिबेका कुछ ढूंढ रही है इस टाउन में और मुझे पता चल रहा है कि वो हर एक से मिलने जाती है, उनसे कुछ ना कुछ पूछती है, शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और ये सुनने के बाद सेज बोलती है तुम उसके दिमाग से क्यों नहीं निकाल लेते। और ये कहने के बाद बोलता है वो एक ओरिजिनल है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सेज बोलती है जो ओरिजिनल है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाद में एक लड़की भी है और तुम्हें पता है लड़की से कैसे क्या निकलवाना है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन स्माइल करता है, इसका मतलब डेमन के दिमाग में अभी कोई प्लान आ गया है। तभी हम देखते हैं डेमन सीधा जाता है रिबेका के पास और रिबेका से जाके बोलता है कि मैं तुम्हें खास ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ डेमन, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो और मुझे इग्नोर करते हो, तुम बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करते हो। ये बोलने के बाद डेमन बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। और उसके बाद रिबेका बोलती हाँ तू और तेरे भाई ने मुझे यूज किया और उसके बाद फेंक दिया जैसे कि मैं कुछ हुई नहीं। और ये कहने के बाद बोलता है यार वो ब्रदर बिजनेस था, तुम उस बात को छोड़ दो। और उसके बाद उसको एक तरह से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और रिबेका उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट एट लास्ट डेमन उसको इग्नोर करता है और कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो। तभी उसके कमर के पास से ग्लास रखता है, उसको हाथ लगाते हुए कहता है एंजॉय योर लाइफ, अकेले जीना। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं अब शायद रिबेका को लग रहा है कि उसने कुछ गलती कर दी। अगली सीन में हम देखते हैं जेमी को, जो एबी का एक तरह से फोस्टर सन था, वहीं पर वो लकड़ियां काट रहा था और उसके पास आती है कैरोलाइन। कैरोलाइन लकड़ी लेने के लिए झुकती है और हम देखते हैं कि एबी को गुस्सा आता है और कहता है मुझसे दूर रहो, और कुल्हाड़ी हाथ में ले लेता है। ये देखने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मैं तुम्हें हेल्प कर रही थी लकड़ी घर में ले जाने के लिए। और ये कहने के बाद बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है।
और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती तुम शांत हो जाओ, एबी तुमसे मिलना चाहती है और तुम उसकी जितना पास रहोगे वो उतना ह्यूमैनिटी के पास रहेगी और तुम कंट्रोल करने की कोशिश करो, ये सब नॉर्मल है। और ये कहने के बाद जेमी बोलता है कि ये सब नॉर्मल नहीं है और उसको खुद डर लग रहा है इन चीजों से। ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा इस सिचुएशन पे। तभी कैरोलाइन को फोन आता है अलीना का। अलीना को फोन उठाती है और कहती है अलीना हाँ क्या बात हुई। और अलीना कहती है कि मैं बानी को सुबह से फोन मिला रही हूँ, वो एक भी फोन नहीं उठा रही है। ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी अलीना। और ये कहने के बाद बोलती है कि सिचुएशन अभी खराब चल रही है और बानी का मूड थोड़ा भी ऑफ है, वो तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है। उसी मोमेंट पर अलीना बोलती है वो तो सब तो मैं समझती हूँ, बट अब प्रॉब्लम आ चुकी है अलारिक के साथ और अलारिक बहुत ही अलग बिहेव कर रहा है। तभी हम देखते हैं जेमी को, जो अब घर आ चुका था और घर आने के बाद बानी से बात करता है और कहता है कि मैं सारी तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ एबी को और मैं एक अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। ये कहने के बाद बोलती है लगता है तुम्हें कैरोलाइन ने एक लेक्चर दिया है। और ये कहने के बाद बोलता है जेमी हाँ बहुत बड़ा लेक्चर दिया, बट मुझे समझ में आ चुका है, आज तक उनने मेरा ख्याल रखा, अब मुझे उनका ख्याल रखना है। तभी हम देखते बोलते हैं लकड़ी लाए, लकड़ी बाहर जलाएंगे और बाहर बैठ के डिनर करेंगे। और ये कहने के बाद बानी बोलती है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि मेरी टेरिबल कुकिंग के स्किल्स को छुपाने के लिए तुम्हारी बॉनफायर ज्यादा अच्छी लगेगी। तब हम देखते हैं कि वो लकड़ी लेके जाता है और वहीं पर उसे दिखती है एबी। एबी को देखने के बाद कहता है कि मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा और आपको मेरे से डरने की या मुझे आपसे डरने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वो एबी से गले लगता है और वहीं पर हम देखते हैं एबी अपना कंट्रोल खो देती है और वो एकदम काट लेती है जेमी को। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसको रोकने के लिए वहां पर आ जाती है बानी और कैरोलाइन और फिर वहीं पर उसको बचा लेते हैं। और वहीं पर एबी एकदम डर के पीछे खड़ी हो जाती है, उसको लगता है कि उसने बहुत गलत कर दिया है ये। तभी हम देखते हैं एबी के साथ बानी बाहर चली जाती है और बानी से एबी कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जेमी को या तुम्हें हार्म नहीं करना चाहती। उसी मोमेंट पे बानी बोलती है हार्म तो मुझे तब होगा जब आप यहाँ से छोड़ के अकेली चली जाएंगी, मुझे आपकी जरूरत है और आपकी जरूरत है जेमी को भी, और आप यहाँ से नहीं जाएंगी। उसी मोमेंट पे बोलती है तो मैं क्या करूं। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन आती है। कैरोलाइन बोलती है कि मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और मैंने उसे अपना ब्लड देके हील कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि उसको मोटिवेट करने के लिए आती है वहां पर कैरोलाइन और बोलती है तुम इसकी बात की किसी भी बात की चिंता मत करो, यहाँ पर सब कुछ सही होगा। वहीं पर हम देखते हैं कि अब अलारिक अलीना के साथ बैठा हुआ था और अलीना से बोलता है कि ये रहे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और मेरे सारे बैंक अकाउंट्स और उनके सारे पासवर्ड्स, ये तुम रख लो, अगर मुझे कुछ हो जाता है फिर मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे इससे हेल्प कर सकती हो। ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम टेंशन मत लो, अलारिक तुम इतने ज्यादा आगे की मत सोचो। तभी हम देखते हैं उसको फोन आता है कैरोलाइन का और कैरोलाइन बताती है कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने सारी बात बानी को बता दी अलारिक वाली, और वहीं पर बानी आने वाली है वहां पर और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद बानी फोन उठाती है और कहती है कि मैं अभी निकल रही हूँ और तुम उसको रिंग पहनने मत देना जब तक मैं यहाँ पर नहीं आ जाती, और तुम उसी के साथ रहना और चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ और यहाँ पर कैरोलाइन सब संभाल लेगी। और यही कहने के बाद वहां से बोलती है मैं अभी जस्ट निकल रही हूँ। वहीं पर अलारिक बोलता है कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है, और तभी अलीना बोलती है हाँ वो भी रास्ते में ही है। और ये सुनने के बाद अलारिक थोड़ा खुश होता है। वहीं पर डॉक्टर फेल भी थोड़ी स्माइल करती है। अब हम देखते हैं सैल्वाटोर हाउस के अंदर। हम देखते हैं कि वहां पर सेज थी और वहां पर डेमन बैठा हुआ था। उन्हें एक हिप्नोटाइज करके एक पियानो मैन को भी वहां पर बैठा कर रखा था और वहां पर सेज उस पर फीड कर रही थी। तभी डेमन बोलता है तुम्हारा बेकार प्लान है, तुम पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला और तुम नहीं जान पाओगे कि रिबेका किसके पीछे है। तभी सेज बोलती है मैं उसे नियरली 900 ईयर से जानती हूँ, पक्का कर पाऊंगी। तभी हम देखते हैं डेमन बोलता है कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आना है और वो आएगी क्यों। और तभी सेज बोलती है कि वो अटेंशन सीकर है, उसको पूरी अटेंशन चाहिए, उसे हमेशा एक डर लगा रहता है कि वो पीछे अकेली छूट जाएगी और उस डर की वजह से वो यहाँ पर जरूर आएगी और पार्टी एंजॉय करने आएगी ही आएगी। तभी डेमन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतनी ज्यादा बेवकूफ हो जो किसी के भी प्लान में आ जाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गेट की घंटी बजती है और हम देखते हैं वहां पर रिबेका थी। रिबेका आती है और इसको देखने के बाद डेमन देखता है सीधा सेज की तरफ और सेज बोलती है मैंने कहा था। तभी हम देखते हैं कि रिबेका अंदर आ जाती है और कहती है कि ये बोतल मैं लाई हूँ निक से चुरा के, निक ने किसी क्वीन से चुराई थी। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है कि यहाँ पर पार्टी कहाँ है, मुझे लगा कि यहाँ पर पार्टी होगी। और ये कहने के बाद सेज उसके पास जाती है और कहती है पार्टी तो बस अभी शुरू होगी। तभी हम देखते हैं कि डेमन और सेज डांस कर रहे थे और बहुत ज्यादा इंटीमेट और रोमांटिक डांस था और उसको डांस करता देख हम देखते हैं रिबेका बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि उस पियानो मैन के ऊपर फीड करने लगती है रिबेका और ये देखते ही हम देखते हैं कि डेमन अपने डांस छोड़कर सीधा आ जाता है रिबेका के पास, बोलता है हम डू इट ब्लड फीडिंग करेंगे। तभी हम देखते हैं ब्लड फीड करते करते कहते हैं चलो तुम मेरे साथ डांस करोगी, और तभी वो रिबेका के साथ डांस करने लगता है। और तभी रिबेका बोलती है कि उसका क्या, तभी वो बोलता है वो तो सेकेंडरी है, मैं तेरे लिए यहाँ पर हूँ। और रिबेका सुन के खुश हो जाती है और उसके साथ डांस करती है। फिर हम देखते हैं डांस करते करते कब बेड पे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम देखते हैं कि रिबेका और डेमन बेड पे सोए हुए थे और रिबेका नींद में थी और वहीं पर हम देखते हैं डेमन अभी भी जगा हुआ था
और तभी सेज चुपचाप कमरे के अंदर आती है। तभी हम देखते हैं सेज चुपचाप बिना आवाज करे बेड पे आती है और तभी रिबेका के सर पे हाथ रखती है और चुपचाप उसके थॉट्स और मेमोरीज को रीड करने लगती है। तभी हम देखते हैं उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसको देखने के बाद डेमन बोलता है क्या, और तभी वो डेमन को चुप करती है और वहीं पर कहती है कि एकदम चुप। और उसके बाद वो चुपचाप जाती है सीधा शावर के अंदर और शावर के अंदर जाते हम देखते हैं डेमन उसको फॉलो करता है और पानी की आवाज के बीच बोलती है कि मुझे पता चल चुका है रिबेका का सीक्रेट क्या है। और तभी डेमन बोलती तुम बताने नहीं वाली हो क्या, ऐसे कर रही हो, बताओ मुझे क्या है। और ये कहने के बाद बोलती है मैं तुम्हें फील कराना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि सेज सीधा किस करने लगती है डेमन को और तभी उसके सारे थॉट्स उसे दिखाई देने लगते हैं। डेमन को सारी कन्वर्सेशन सुनाई देती है कि रिबेका एक पेड़ को ढूंढ रही है, एक व्हाइट ओक ट्री को। और ये देखने के बाद एकदम डेमन बोलता है कि एक और ट्री है इस दुनिया में अभी भी, और ये देखने के बाद स्माइल करता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि अब डेमन बुक्स में ढूंढने लगता है और सेज आके बोलती है तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी। वो बोलता है कि हाँ, हमारे एंसेस्टर ही संभालते थे सारी लकड़ी का कारोबार और उसकी वजह से हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी तो चाहिए यहाँ पर, बट उसको पता नहीं लगना चाहिए कि हमको ये बात पता है। और ये देखने के बाद वो बुक्स ढूंढने लगता है आसपास। फिर हम देखते हैं डेमन को बुक मिल जाती है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स थे और वो पेज पलटने लगता है और देखता है ओ माय तो तुम यहाँ पर हो। मतलब उसे पता चल चुका था कि अभी भी वो जो व्हाइट ओक ट्री की लकड़ी है वो कहाँ पर है। तभी अगले सीन पे हम देखते हैं कि स्टेफन को, जो सीधा अलीना के पास गया था, अलीना इस टाइम थी अलारिक के घर में जा रही थी और तभी स्टेफन उससे पूछता है कि तुम अलारिक के घर क्यों जा रही हो, तुम्हें तो अलारिक के साथ होना चाहिए था। और तभी बोलती है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ स्टेफन, और ये कहने के बाद अंदर जाने लगती है। तभी स्टेफन उसके साथ अंदर जाता है और कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें कि तुम जो चाहती हो मैं वो नहीं हूँ, बट मैं एक तरह से रिपर भी नहीं हूँ, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना बोलती है कि मुझे चाहिए भी नहीं जो पहले था, क्योंकि तुम वैसे बन नहीं सकते हो। तभी स्टेफन बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताने आया था, मुझे पता चला है कि समंथा ने वो रिंग उतारने के बाद भी एक गार्ड और एक नर्स को मार दिया था। मतलब जब अगर रिंग उतार दोगे तो भी उसका असर रहता है तुम्हारे ऊपर, एक बार तुम स्टार्ट हो जाओ तो। और ये कहने के बाद बोलती है रियल में ऐसा होता है, और बोलता है हाँ, जैसा उस बुक में लिखा है उसके हिसाब से तो हाँ। फिर हम देखते हैं अलारिक को, जो भी होश में आ गया था और शायद बीच बीच में नींद आ रही थी उसे। तभी हम देखते हैं डॉक्टर फेल घर पे थी और बोलती है कि तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है बार बार। तभी वो बोलता है नहीं, अब मैं उठ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं वो एकदम दूसरा ही पर्सन होता है। तभी उठ के जाता है और डॉक्टर फेल के बैग से इंजेक्शंस निकालता है और जो उसमें दवाई भरी थी अंदर उन सबको निकाल के फेंक देता है। वहीं अब हम देखते हैं डेमन को, जो अपने घर में था और उस बुक को जलाने लग रहा था। तभी हम देखते हैं सेज वहां पर आती है और बोलती है कि रिबेका जा चुकी है। बोलता है हाँ, रिबेका तो कब की जा चुकी है, तुम बताओ। सेज बोलती है मैं क्या बताऊं, तुम बताओ, तुम्हें पता चला वो कहां पर है वो लकड़ी और कहां पर तुम्हें मिल सकती है। ये कहने के बाद बोलता है हाँ, मुझे सारी बातें पता चल चुकी है और मुझे पता चल चुका वो कहां पर है। और तभी सेज बोलती है तुम बताओ। डेमन बताता है ब्रिज को बनाने में उस लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था बाकी आसपास के पेड़ों के साथ, और उस लकड़ी से उनका फ्रेम बनाया गया था। और ये कहने के बाद सेज बोलती है तो अच्छा हुआ, हमको पता चल चुका वो लकड़ी कहाँ है, बट मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ, तुम्हारा वो फिन ना, द ओरिजिनल। और ये कहने के बाद सेज बोलती है हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो उसको कभी मरता हुआ नहीं देख सकती। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा तुम सोचती हो, मैं नहीं, मैंने उसको देखा है, उसको किसी की भी चिंता नहीं है और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। तभी हम देखते हैं सेज उसके पास आती है और कहती है अगर एक भी वर्ड फिन के खिलाफ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा तुम किसी को मारो बट फिन को नहीं मारोगे। और ये कहने के बाद सेज गुस्सा दिखाती है। तभी डेमन बोलता है पक्का, तुम मुझे हेल्प करो रिबेका को मारने में, बाकी को मैं छोड़ दूंगा, तुम कहोगी तो फिन को तो पक्का छोड़ दूंगा। और ये कहने के बाद वो उससे प्रॉमिस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेमन सीधा उसे ब्रिज के पास पहुंचने लगता है क्योंकि उसे उस सारी लकड़ियों में से वो लकड़ी ढूंढ के बचानी थी। तभी हम देखते हैं जैसे वो वहां पहुंचता है वो देखता है कि रिबेका ने पूरे लकड़ी के पीसेस में आग लगा रखी थी और सारी लकड़ियां जला दी थी और बोलती है कि तुम लेट हो गए डेमन। और ये बोलने के बाद बोलती है तुम मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और ये देखने के बाद वहां से चली जाती है। ये देखने के बाद डेमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसके पीछे खड़ी थी सेज। सेज से जाके बोलते है कि तुमने क्या किया, तुमने उसको हेल्प क्यों की, और बोलता है कि तुम इतनी बड़ी ट्रेटर कैसे हो सकती हो मेरे साथ। और ये कहने के बाद सेज बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे ये झूठ बोला कि सारे जितने भी ओरिजिनल वैम्पायर हो सारे लिंक हो चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उसका माइंड रीड कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन गुस्से में आकर उसकी गर्दन पकड़ के दीवार में लगाता है। और ये कहने के बाद सेज बोलती है याद रखना मैं तुमसे 900 साल ज्यादा पावरफुल हूँ और 900 साल ज्यादा बड़ी हूँ। और तभी वो डेमन को धक्का मारती है और कहती है कि वो फिन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो फिन को कभी नहीं मरने देगी। उसी मोमेंट पे डेमन खड़ा होता है और बोलता है कि हाँ, वो फिन जो अपने आप को सुसाइडल मिशन के साथ अपनी माँ के साथ मिलकर अपने भाइयों को मारना चाहता है। और ये सुनने के बाद सेज बोलती है ऐसा कुछ नहीं है।
और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा ही है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा था अपने भाइयों की मौत के लिए। और ये कहने के बाद सेज बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम फिन को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे और तुम छोटे मोटे रिवेंज के लिए सबको मार दोगे क्या। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि छोटा मोटा रिवेंज नहीं है, बट याद रखना अगला मैं प्लान ढूंढूंगा ओरिजिनल वैम्पायर्स को मारने का और मेरे प्लान में सबसे पहली मौत होगी फिन की, और ये याद रखना। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं स्टेफन को और अलीना को साथ मिलके सारे डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे थे अलारिक के घर पे, और तब भी उन्हें एक लिस्ट मिलती है। उसमें 2 लिस्ट थी। पहले लिस्ट थी जिसमें उसने सारे अपने मर्डर विक्टिम के फोटोज रखे हुए थे, और दूसरी लिस्ट थी जिसके अंदर उसने जेरेमी को एक लेटर लिखा था, अगर मैं मेरे प्लान में फेल हो जाऊं तो तुम्हारे पास दूसरी रिंग है, तुम फेल मत होना और सारे काउंसिल मेंबर्स को मार डालना। और वहां पर उसमें लिस्ट में नाम लिखे हुए थे जिन जिनको उसे मारना था। तभी हम देखते हैं, ये देखने के बाद दोनों टेंस आ जाते हैं और जेरेमी वाला लेटर वो फाड़ देती है अलीना और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास तो रिंग भी नहीं है और वो कैसे इतना पावरफुल हो सकता है कि जो बिना रिंग के भी वो मार दे। फिर उन्हें वो रिंग भी मिल जाती है जो एक डिब्बी में रखी हुई थी मेडिसिन वाली में, और वो ये लेने के बाद सीधा घर के लिए निकलते हैं। वहीं पर हम देखते हैं अलीना के घर पे इस टाइम पे डॉक्टर फेल कुकिंग कर रही थी और उसके पीछे अलारिक खड़ा हो जाता है और अलारिक से बात करते हुए बोलती है कि तुम्हें कुछ खाना है क्या, सैंडविच बना दो क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी अलारिक बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और बोलते हैं हाँ बात बाद में करना, तुम पहले बना दो। और कहते हैं तुम्हें एक चीज पसंद है, और तभी डॉक्टर फेल बोलती है नहीं मुझे मस्टर्ड नहीं पसंद और जल्दी से तुम सैंडविच बना दो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रही हूँ। तभी हम देखते हैं कॉफी बनाने लगती है और उसी मोमेंट पे अलारिक बोलता है कि तुम एक क्वेश्चन का जवाब दो मेरे पहले, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम करती हो सही करती हो। और ये करने के बाद डॉक्टर फेल एकदम टेंस हो जाती है कि ये क्वेश्चन कैसा है, और उसके बाद वो मुड़ के देखती है तो हम देखते हैं अलारिक के हाथ में चाकू था और चाकू लेके उसकी तरफ बढ़ रहा था और कहता है कि तुम जो करती हो सही करती हो। काउंसिल का काम है कि वैम्पायर से इस सिटी को बचाना, काउंसिल का काम है वैम्पायर्स को हंट करना और मारना जिससे कि सिटी मेंबर सही रहें, बट आजकल के जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, और तुम भी तो एक काउंसिल मेंबर हो और जो वैम्पायर के ब्लड को यूज करती हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सही कर रही हो। तभी हम देखते हैं अलारिक उस पर चाकू से हमला करता है और बचते हुए डॉक्टर फेल उस पर गर्म कॉफी फेंक देती है और उसका हाथ जल जाता है, और तभी वो वहां से भागने लगती है। तभी वो देखती है उसके इंजेक्शन खाली कर चुका था वो, और ये देखने के बाद हम देखते हैं अलारिक से बचते हुए गेट की तरफ जाती है और अलारिक गेट पे खड़ा था। ये देखने के बाद वो जल्दी जल्दी ऊपर सीढ़ियों पे भागने लगती है, और तभी अलारिक उसका पैर पकड़ लेता है और उसको एक तरह से चाकू लग चुका था थोड़ा सा, और वहां पर वो उसको टांग मार के गिरा देती है और भागते हुए रूम में पहुंच जाती है अलीना के, और उसमें अपने आप को बंद कर लेती है। तभी वो देखती है बाथरूम का डोर खुला था और बाथरूम का डोर बंद करने लगती है। तभी दूसरे दरवाजे से आके अलारिक उस गेट पे आ जाता है और वो उसका गेट खोलने लगता है और गेट ढंग से बंद नहीं हो पाता। सीजर से हमला करती है और उसके हाथ में सीजर मारती है और गेट बंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर फेल के बहुत सारा खून बह चुका था और वो वहीं पर बैठ जाती है बाथरूम के अंदर, और उसको बहुत ज्यादा खून बह रहा था उस मोमेंट पे। अगला सीन हम देखते हैं अलीना के घर का, जहां पर अलीना थोड़ी देर बाद आ चुकी थी। आने के बाद देखती है घर में कुछ ज्यादा ही शांति है और उसके साथ स्टेफन भी था। स्टेफन चुपचाप बिना आवाज करे किचन के अंदर जाता है और देखता है वहां पर ब्लड पड़ा हुआ था, और वहां पर वो देखता है कि कप भी टूटा हुआ है। वही हम देखते हैं अलीना को, अलीना वहीं पर गेट पे खड़ी थी। तभी वो अलारिक को ऊपर से उतरते हुए देखती है और पूछती है अलारिक सब सही तो है। तभी अलारिक बोलता है हाँ बिल्कुल सब कुछ सही है, और वो अपने हाथ पे एक पट्टी बांध रहा था। और ये देखते अलीना बोलती है हाथ पे क्या हुआ, बोलता है कुछ नहीं वैसे लग गई है। और तभी हम देखते हैं कि वो अलीना के पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर अकेली आई हो, स्टेफन नहीं आया तुम्हारे साथ। बोलते नहीं, स्टेफन वापस अपने घर चला गया, मैं अकेली आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ देखता है और पीछे पड़े चाकू को देखता है। तभी हम देखते हैं वहां पर नीचे खून भरा चाकू पड़ा हुआ था, और इसको देख के अलीना समझ जाती है। वो अलीना पे अटैक करने ही वाला होता है, उससे पहले स्टेफन आ जाता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पकड़ के जमीन पे गिरा देता है, एक तरह से बेहोश कर देता है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम इसको क्या कर रहे हो, और कहता है तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो एक तरह से बेहोश हो जाता है, और तभी अलीना की थोड़ी डर सी जाती है और थोड़ी सहम जाती है। उसी मोमेंट में स्टेफन बोलते तुम मेरे साथ ऊपर चलो, मुझे कुछ स्मेल आ रही है। तभी हम देखते हैं वो दोनों ऊपर जाते हैं और ऊपर गेट खोलने के बाद देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर फेल पड़ी हुई है और डॉक्टर फेल का खून बहुत ज्यादा बह चुका है और वो शायद मरने वाली है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं इतना सारा खून देख के स्टेफन कंट्रोल लगभग खो ही देता है, बट वहां पर हम देखते हैं कि वो अपने आप को वापस कंट्रोल में लाता है, अपना हाथ काटता है और अपना ब्लड डॉक्टर फेल को पिलाता है जिससे कि वो अब सही हो सके। अब हम देखते हैं अगले दिन की सुबह हो चुकी है और अब अलारिक होश में आ चुका है और वो कहता है कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। तभी हम देखते हैं डेमन उसके रूम में बैठा है और बोलता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ भाई, और तुमने जो भी कांड किए हैं कल के चलो भूल जाओ क्योंकि तुम्हारी अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी ने किए हैं। और ये बोलने के बाद बोलता है कि क्या किया मैंने, और बोलता है नहीं कुछ नहीं, नई स्टार्ट करेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं अलारिक बोलता है कि डॉक्टर फेल कैसी है। बोलता है हाँ वो तो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है,
बट वो तुमसे कुछ दिनों बाद मिलेगी। और ये कहने के बाद बोलता है क्यों? तभी वो बोलता है कि तुम एक हाउस अरेस्ट पे हो और तुम घर के अंदर ही रहोगे। उसी मोमेंट पे वो थोड़ा कंफ्यूज दिखता है। तभी हम देखते हैं अलीना नीचे किचन में थी और किचन में शायद बर्तन धो रही थी। उसी मोमेंट पे बानी आती है और बोलती है कि मैंने एबी से बात की इसके बारे में, और उसने कहा कि जितनी बार वो मरता है ना तो उतनी डार्कनेस में जाता है, और इतनी सारी मौत के बाद वो शायद डार्क चीजों के कंट्रोल में आ चुका है। और उसको एक हब ला के पकड़ाती है और कहती है इसको दिन में 2 बार देना और मैं तुम्हारे लिए और भी लेके दूंगी और तुम इससे उसको कंट्रोल कर सकती हो। ये सब तो ठीक है, बट तुम उसके बारे में बताओ, एबी के बारे में, वो कैसी है? तब बोलते हैं हाँ हम सही हैं, मैं उसके घर पे कुछ दिन रुकने वाली हूँ और हम मिलकर गार्डनिंग करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, जो गलतियां हुई है उसको भूलकर थोड़ी एक नई स्टार्टिंग करेंगे। ये सुनने के बाद बोलती है कि आई एम सॉरी फॉर द एबी, और बोलती है नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, ट्रांजिशन थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हुई हमें, बट अभी सब सही चल रहा है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कैरोलाइन को जो जेमी के साथ थी और गार्डनिंग कर रही थी। हम देखते हैं कैरोलाइन भी बहुत ज्यादा खुश है और जेमी भी, और जेमी कहता है थैंक यू मेरी मॉम को कंट्रोल करने के लिए और उन्हें सिखाने के लिए और इतनी सारी हेल्प करने के लिए। तुम इतनी अच्छी लड़की हो, ऊपर से तुम बानी के लिए इतनी अच्छी दोस्त हो, मुझे इस बात की खुशी है कि बानी के पास इतनी अच्छी दोस्त है। ये कहने के बाद कैरोलाइन खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम अपनी मॉम से प्लीज अच्छे से बिहेव करना, वो इस मोमेंट से गुजर रही है। और तभी हम देखते हैं कि उसको आवाज आती है और कहती है शायद तुम्हारी मॉम जग चुकी है। तभी वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद देखती है कि एबी एक लेटर लिख रही थी, और ये देखने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम छोड़ के जा रही हो बच्चों को। और ये कहने के बाद एबी बोलती है कि मैं ये सब नहीं झेल सकती हूँ और मैं इस रूप में नहीं रह सकती हूँ अपने बच्चों के साथ, शायद मैं उन्हें हार्म कर दूं। और ये कहने के बाद कैरोलाइन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्या हार्म कर सकती हो अपने बच्चों को, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे एज अ वैम्पायर या फिर एज अ पेरेंट। तुमको मैं वैम्पायर बनाना सिखा सकती हूँ कैसे तुम अपने आप कंट्रोल कर सकते हो और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भी जी सकते हो, बट मैं पेरेंटिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें वैम्पायर बनना सिखा सकती हूँ। और इस मोमेंट बोलती है कि तुम्हें बानी मिली है बहुत दिनों बाद, उसने पूरी जिंदगी अपनी माँ को नहीं देखा और पहली बार वो तुम्हारे साथ रह रही है तो उसको भी अच्छा लग रहा है और तुम ये सब छोड़ के चली जाओगी। इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि एबी कुछ नहीं बोलती और कहती है कि प्लीज मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल देना और मैं यहाँ पर अब नहीं रुक सकती हूँ। वो अपना बैग लेके वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं अलीना को जो घर पे थी और अपने भाई को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और उसकी टेंशन ले रही थी क्योंकि अलारिक ने उसे वो लेटर लिखा था। तभी हम देखते हैं ऊपर कमरे में जाके फोन करती है अपने भाई को और बोलती है तुम ठीक तो हो? वहीं पर उसका भाई बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े दिन बाद भाई की याद आई, बोलती है ऐसे मिस कर रही थी। और हम देखते हैं अलीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी अपने भाई के लिए और बोलती है कि तुम्हें अलारिक का कोई मैसेज या फिर कोई मेल आया या फिर कोई फोन आया? बोलते नहीं उसका कुछ नहीं आया, बट क्यों? बोलता है आए तो मत उठाना, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सही चल रहा है यहाँ पर, और तुम बताओ? बोलता है हाँ मैं भी सही हूँ और सोच रहा हूँ कि एक पेट ले लेता हूँ यहाँ पर। हाँ बोलती है हाँ तुम ले सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो अपने भाई से बात करने लगती है। उसका भाई बोलता है मुझे तो अभी जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ और तुम इमोशनल हो क्या? तभी अलीना बोलती है नहीं मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हूँ, और बोलता है कि मेरे दोस्त नीचे वेट कर रहे हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं फोन काट देते हैं और वहीं पर हम देखते हैं अलीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी अपने भाई के लिए। डेमन एक बड़ा सा बोर्ड लेके आता है और वो उसको अपने घर में लाता है। वहीं हम देखते हैं कि वहां पर स्टेफन बैठा हुआ था और स्टेफन बैठे बैठे ड्रिंक कर रहा था और बोलता है कि मेरे और अलीना के बीच में कुछ कुछ बातें सही होने लगी है। ये सुनने के बाद डेमन बोलता है हाँ ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों की कुछ तो बात होने लगी। और तभी एक बोर्ड लेके आता है और तभी स्टेफन बोलता है हाँ मैंने सुना तूने ट्राई किया व्हाइट ओक ट्री ढूंढने का, बट तूने सेज ने तुझे धोखा दे दिया, तेरा पूरा प्लान फेल हो गया और ऊपर से अलारिक एक साइकोपैथिक किलर बन के घूम रहा है, इसके बारे में पता चल चुका है, और बता। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि मानता हूँ सेज ने धोखा दिया, रेबेका ने ट्री जला दिया, बट फॉरगेट इट, आई वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और ये कहने के बाद स्माइल करता है और कहता है कि सारी पुरानी चीजें जलाई नहीं जा सकती, जैसे कि ये पुराना व्हाइट ओक ट्री से बना हुआ बोर्ड। और ये दिखाने के बाद वो दिखाता है बोर्ड और ये कहने के बाद स्टेफन शॉक था तो बोलता है रियल बोर्ड है? बोलता है हाँ प्योरली बना हुआ व्हाइट ओक ट्री वुड से। और चलो शुरू करते हैं अपना प्लान। गेम बैक ऑन ब्रदर, लेट्स किल सम ओरिजिनल्स। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। गाइस अब हमारे पास एक हथियार है जिससे हम एक ओरिजिनल को भी मार सकते हैं और ये प्लान स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगे तो भाई लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कुछ डाउट्स क्लियर होने बाकी है। सारे ओरिजिनल मर जाएंगे क्योंकि अगर एक भी मरा तो सारे कनेक्टेड है तो सब मर सकते हैं। वही हम देखते हैं अलारिक का जो पागलपन है जेरेमी तक ना पहुंच जाए और यहाँ पर अलारिक किसी को मारना शुरू ना कर दे। तभी हम देखेंगे कि अब डेमन और अलीना के बीच में कुछ चल रहा था, बट अब अलीना और स्टेफन के बीच में फिर से कुछ चलना स्टार्ट हो चुका है। वहीं पर एबी जा चुकी है अपने बच्चों को छोड़ के, जेमी को छोड़ के जा चुकी है, बानी को छोड़ के जा चुकी है और बानी पे इसका क्या असर पड़ता है वो अब हम देखेंगे। कैरोलाइन ने अपना पूरा ट्राई किया बट अब कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। तो इतनी सारी चीजें चल रही है अब मिस्टिक फॉल्स में, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए भाई प्लीज लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, इंस्टा स्टोरी पे डालो रहस्य के पार
और प्लीज गाइस सपोर्ट करते रहो, मैं लाऊंगा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर पे रहो और टाटा।